मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर में उदारवाद विषय पर चर्चा करेंगे। यदि हम आधुनिक युग को उदारवाद का युग कहें तो गलत नहीं होगा। उदारवाद आधुनिक युग की अत्यधिक प्रभावशाली विचारधारा है, जिसने यूरोप के सभी देशों को विशेष रूप से प्रभावित किया है। उदारवाद का इतिहास आधुनिक पश्चिमी दर्शन का इतिहास बन गया है। यह आधुनिक युग की प्रभावी विचारधारा है, जिसने बहुत से राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा दी। बहुत से राजनीतिक तथा आर्थिक आंदोलनों का विरोध किया तथा मानव इतिहास को प्रभावित किया, चूँकि यह एक अत्यंत लचीली तथा गतिशील विचारधारा रही है, अतः संकटों तथा चुनौतियों के बावजूद आज भी प्रभावशाली है। उदारवाद से तात्पर्य है, उदारवाद का अर्थ क्या है। उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लिबरलिस से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। अतः उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी हुई है। मूलतः लिबरल विशेषण ऐसे व्यक्ति या ऐसे सिद्धांत के साथ लगाया जाता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे। वह यह स्पष्ट कर पाना कि उदारवाद क्या है बहुत कठिन है, क्योंकि कोई एक निश्चित विचारधारा नहीं है और न ही किसी विशिष्ट विचारक से बंधी हुई है। इतना ही नहीं, वह किसी एक कालखंड से जुड़ी हुई नहीं है। वास्तव में यह एक व्यापक विचारधारा है। यह एक निश्चित जीवन दर्शन है जो पूर्णतः मानव प्रवृत्ति पर आधारित है। इसमें सामान्यतः वे सभी विचार सम्मिलित हैं जिन्होंने एक और प्राचीनवाद की शासन की निरंकुशता का, चाहे वह किसी भी राजा की हो अथवा किसी वर्ग की, मध्ययुग की सामंतवादी शासन व्यवस्था का तथा चर्च के अधिन्यवादी विशेषाधिकारों का विरोध किया और दूसरी ओर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। लोकतंत्र और आदर्शों को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया तथा सामाजिक हित के सर्वोपरि रखने का उपक्रम किया है। ऐसी स्थिति में उदारवाद का निश्चित अर्थ प्रतिपादित करना कठिन प्रतीत होता है। प्रोफेसर हेरल्ड लास्की ने लिखा है कि उदारवाद की व्याख्या करना, उसकी परिभाषा देना सरल नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह न होकर मस्तिष्क में स्थित विचार मात्र है। उदारवाद के अर्थ को समझने के लिए निम्नलिखित वक्तव्यों को समझना आवश्यक है। यह अनुदारवाद का विलोम नहीं है। यह सही है कि उदारवाद विशेष रूप से इंग्लैंड में प्रचलित अनुदारवादी दृष्टिकोण की विरोधी विचारधारा रही है, जिसने सदा परिवर्तन का समर्थन किया। इंग्लैंड में स्थापित अनुदारवाद सुधार व परिवर्तनों का विरोधी था। वह राजाओं, सामंतों, चर्च के अधिकारियों के विशेषाधिकारों की रक्षा का प्रतीक था, किंतु उदारवाद ने सभी क्रांतिकारी परिवर्तनों का पक्षपोषण किया। वह व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। अमेरिका और फ्रांस में भी क्रांतियों का पोषक था। अतः उदारवाद को अनुदारवाद की विपरीत विचारधारा समझा जाने लगा। वस्तुतः यह भ्रांतिपूर्ण है कि उदारवाद ने आधुनिक युग के समाजवादी व साम्यवादी विचारों का भी विरोध किया, जबकि ये विचारधाराएँ भी क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास रखती है। उदारवाद एक व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि व्यक्तिवाद उदारवाद का न केवल अभिन्न है, बल्कि उसकी आत्मा है। यथार्थ में उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्याय मानना भूल है, क्योंकि दोनों में बहुत अधिक अंतर है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को सहन नहीं करती, जबकि आधुनिक युग में उदारवाद ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़कर राज्य के सकारात्मक पक्ष को स्वीकार कर लिया है। राज्य जनहित के लिए है। जनहित के लिए व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। उदारवाद और लोकतंत्र पर्यायवाची नहीं है। कतिपय लोकतंत्र को उदारवाद का पर्यायवाची मान बैठे हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। यह सही है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, किंतु दोनों कदापि एक नहीं है। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है। वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है।
जबकि लोकतंत्र का मूल आधार समानता है। सार्टोरी के शब्दों में उदारवाद का संबंध राजनीतिक पराधीनता, व्यक्तिगत पहल तथा राज्य के स्वरूप से है, जबकि दूसरा लोकतंत्र समानता, सामाजिक एकता, कल्याणकारी नीति से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उदारवाद लोकतंत्र तथा व्यक्तिवाद का सम्मिश्रण है। सही मायने में उदारवाद में लोकतंत्र तथा व्यक्तिवादी विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। मैकवर्न के शब्दों में यह एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो विभिन्न तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद है। इस प्रकार उदारवाद लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को उचित मानता है, लोकतंत्रीय आदर्श इसको मान्य है, और दूसरी ओर यह व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर देना चाहता है। उदारवाद किसी प्रकार के विधायक तंत्र को स्वीकार नहीं करता, चाहे फिर वह राजतंत्र चाहता है। राजतंत्र व तानाशाही जैसी प्रणाली हो, चाहे समाजवादी शासन प्रणाली हो, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को सामाजिक कल्याण के नाम पर बलिदान कर दिया जाता है। उदारवाद सामाजिक कल्याण की उपेक्षा नहीं करता। व्यक्ति को साध्य मानने वाला उदारवाद सामाजिक हित की उपेक्षा नहीं करता। यद्यपि वह राज्य को समान रूप में स्वीकार करता है, तथापि व्यक्ति स्वतंत्रता को उसी माह तक सीमित करने का आदेश देता है जहाँ तक सामूहिक हितों की प्राप्ति उचित है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के समुचित विकास और समाज के कल्याण में उचित सामंजस्य स्थापित करने के पक्ष में है। इस दृष्टि में सार्टोरी लिखते हैं कि साधारण शब्दों में उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य का सिद्धांत व्यवहार है। संक्षेप में उदारवाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। प्रारंभ में इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हुए व्यक्तिवाद को अपनाया, परंतु बाद में इसने राजनीति समूहों को महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हुए बहुलवाद को अपना लिया। प्रारंभ में इसने मुक्त बाजार व्यवस्था को सार्वजनिक हित का उपयुक्त साधन मानते हुए राज्य के लिए हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया, परंतु बाद में इसने बाजार व्यवस्था को सार्वजनिक हित के अनुरूप नियमित करने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लिया। उदारवाद में दो प्रमुख मुद्दों पर बल दिया जाता है। एक तो इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। दूसरे, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। आज उदारवाद व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समाजवाद के मिश्रण के रूप में विकसित एक पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा कही जा सकती है। उदारवाद का विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उदारवाद के विकास में यूरोप के इतिहास को निम्नलिखित परिस्थितियों का विशेष हाथ रहा है। पुनर्जागरण का दौर 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ था, बाद में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, यूरोप तक फैल गया। धार्मिक चर्च के पारलौकिक दृष्टिकोण का विरोध हुआ और व्यक्ति के संबंध में लौकिक दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे कला और साहित्य के क्षेत्र में चर्च के एकाधिकार का अंत हो गया। इनमें धार्मिक उद्देश्यों की जगह मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी जाने लगी। इससे राजनीति में मानवतावाद को बढ़ावा मिला। नंबर 2, धर्म सुधार। मध्य युग में पोप का धार्मिक क्षेत्र में एकाधिपत्य था, उसकी निरंकुशता का सर्वत्र विरोध होने लगा। मार्टिन लूथर और कॉल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया। इससे धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लास्की के शब्दों में धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्ति दिलाने वाले सिद्ध हुए। नंबर 3, निरंकुश शासनों का विरोध। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गए थे। ये राज्य अपनी उत्पत्ति का आधार दैवी सिद्धांत को मानते थे, इसमें राज्य असीम निरंकुश शक्तियाँ रखता था। इस दृष्टिकोण का विरोध होना स्वाभाविक था। जॉन लॉक ने, J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारकों ने दैवी सिद्धांत, उससे उत्पन्न निरंकुश शक्ति का प्रयोग पर प्रहार किया और व्यक्ति के स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उदारवाद का मार्ग खोल दिया। नंबर 4, औद्योगिक क्रांति।
18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। नए उद्योगों की स्थापना से नए बाजारों, नए शहरों के निर्माण को बढ़ावा मिला। इस नई तरह के कला, कौशल और शिक्षा की आवश्यकता पैदा हुई। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खुल जाने के कारण एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिसने सामंतवाद पर आधारित विशेष अधिकारों को चुनौती दी और मानव मात्र के अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता का नारा बुलंद किया। उद्योगपतियों का एक वर्ग विकसित हुआ जिसने आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यह धनी वर्ग अधिक धनवान बनने लगा। इन पूंजीपतियों ने उन समस्त नियमों और बंधनों का विरोध किया जो अधिक संपत्ति प्राप्त करने में बाधक थे। धीरे धीरे ये मान लिया गया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता की भावना उदारवाद का आधार बन गई।